आप सब लोगों को हेलो। लास्ट वीडियो जो ग्रामर का था, जिसमें मैंने पार्टिसिपल और जेरेंड में अंतर बताया था, उसको अपलोड करने के बाद आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट भी था एंड देन मैंने भी रियलाइज किया कि उस टॉपिक को जो पार्सिंग के लिए जरूरी है, मैंने थोड़ा बीच से शुरू कर दिया है। उसका शुरुआती जो पार्ट है, बेसिक्स जिसको बोलते हैं, वो आना चाहिए। तो अभी ये जो एक लगातार 2-3 वीडियोस का सीरीज आएगा, इसमें मैं इस बेसिक्स को क्लियर कर रहा हूं ताकि आपका कुछ कंसेप्ट्स, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, इनको सेंटेंस में यूज करने का जो बेसिक्स होता है या फिर एडवांस कंसेप्ट भी, वो आपका क्लियर हो जाए। एक्चुअली लास्ट वीडियो में जो हुआ था वो पार्सिंग के कारण सीधा हमने पार्टिसिपल और जेरंड के एडवांस कंसेप्ट्स को ले लिया था पार्सिंग करने के कारण। मैं इसको आप ये ले सकते हो कि ये टीचिंग लेसन है, मतलब जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो कुछ चीजें बहुत बेसिक्स होंगी, बट आपके समझने लायक बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इन तीनों को, जिसको हम लोग इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल बोलते हैं, एक्चुअली इन तीनों को एक कुमुलेटिव चैप्टर में पढ़ा जाता है, तीनों को मिला के, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आप ये ध्यान दो कि वर्ब को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। वर्ब अकेला नहीं आता। जैसे मैं आपको सिंपल बोलूं कि वर्ब को जैसे सब्जेक्ट के अनुसार उसका नंबर डिसाइड होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब में V1 या V5 लगाना पड़ता है। प्लुरल है तो V1 लगाना पड़ता है। लेकिन वर्ब के कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो उन चीजों से गाइड नहीं होते हैं, और यहीं से इस चैप्टर का कंसेप्ट आया है। फाइनाइट का मतलब लिमिटेड, सीमित, जो हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो नॉन फाइनाइट का जो डेफिनेशन होगा वो वही होगा जो फाइनाइट का ठीक ऑपोजिट होगा। वर्ब का वो फॉर्म जो टाइम और सब्जेक्ट के अनुसार बदले, उसको हम लोग फाइनाइट फॉर्म बोलते हैं। जो टाइम और सब्जेक्ट के अनुसार बदले, उसको फाइनाइट कहा जाता है। तो नेचुरली वर्ब के इन फॉर्म्स को न तो टाइम से मतलब है, लेटर स्टेज में, एडवांस स्टेज में हम लोग बात करेंगे कि कहीं कहीं टाइम का भी कनेक्शन होता है। हम लोगों को न तो इनको फिलहाल अभी टाइम से गाइड करना है, मतलब ये प्रेजेंट में भी यूज होंगे, पास्ट में भी यूज होंगे एंड फ्यूचर में भी यूज होंगे। जबकि तुम्हारे फाइनाइट फॉर्म का प्रेजेंट का फॉर्म अलग है, पास्ट का फॉर्म अलग है, फ्यूचर का फॉर्म अलग है, और न ही इनको सब्जेक्ट के नंबर से कोई लेना देना है। सिंगुलर के साथ भी लगेंगे, प्लुरल के साथ भी लगेंगे, और ये किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाते हैं। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट आर नॉट गाइडेड बाय ईदर टाइम और सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट और टाइम के अनुसार गाइड नहीं होते हैं, उनको नॉन फाइनाइट कहा जाता है। और इस ग्रुप में 3 टाइप के वर्ब का फॉर्म आता है। एक इन्फिनेटिव, एक जेरंड और एक पार्टिसिपल। इन दोनों का फॉर्म जो होता है वो सिमिलर होता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था कि वही फॉर्म इन्फिनेटिव भी होता है, सॉरी जेरंड भी होता है, वही फॉर्म पार्टिसिपल भी होता है। बस उसके फंक्शन के अनुसार हम उसको गाइड कर लेते हैं कि वो जेरंड है और वो पार्टिसिपल है। ठीक है, उसको अभी हम लोग समझेंगे। और एक इन्फिनेटिव हो गया।
इन्फिनेटिव के तुम्हारे पास दो फॉर्म होते हैं। रादर तुम ऐसे बोलो कि हम लोग तीन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों प्रेजेंट इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव एंड परफेक्ट इन्फिनेटिव, जिनका पैसिव फॉर्म भी होता है, इसका पैसिव अवॉइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बट अवॉइड करते हैं। एंड टू हैव इन विथ, मुझे इन फॉर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके फॉर्म्स मैंने पिछले वाले वीडियोस में मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब ये कि आप रियलाइज करो कि इन्फिनेटिव का, और जैसे मैंने आपको कहा था कि जेरंड का भी, अगर V4 है तो उसका पैसिव बिंग V3, मैं एक एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, या पार्टिसिपल है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो नॉन फाइनाइट भी है तो उसके वॉइस को तो चेक करना पड़ेगा। इनफैक्ट वॉइस एक ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको अलग पढ़ा जाए। जैसे तुम टेंस पढ़ो, उसको एडजेक्टिव से मतलब नहीं है। अगर तुम टेंस पढ़ रहे हो तो इसको तुम्हारे अदर चैप्टर से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ टाइम से मतलब है। लेकिन तुम्हारा वॉइस एक ऐसा चैप्टर है जिसको वर्ब के जितने भी एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हो, चाहे तुम मॉडल पढ़ रहे हो, चाहे टेंस पढ़ रहे हो, चाहे इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरंड, कुछ भी पढ़ रहे हो, वॉइस के अनुसार हर वर्ब का दो दो फॉर्म बनता है। तो तुम एक बात ध्यान रखना, और ये वॉइस वो नहीं है जिसमें हम चेंज करते हैं एक्टिव इनटू पैसिव, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो तुम्हें अगर वर्ब को सही से इस्तेमाल करना सीखना है तो मैं तुमको एडवाइस करूंगा कि तुम वॉइस के कंसेप्ट्स को एकदम सही से क्लियर कर लो, क्योंकि वॉइस के अच्छे हुए बिना आप वर्ब के फॉर्म को अच्छा कर ही नहीं सकते हो, और वर्ब का फॉर्म अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारे लैंग्वेज में स्थिरता नहीं आ पाएगी। क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस लिखो और कुछ आए चाहे नहीं आए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सेंटेंस में नाउन आएगा, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा प्रोनाउन आएगा, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास एडजेक्टिव आए, लेकिन हर सेंटेंस में एक वर्ब तो आएगा ही आएगा। इसीलिए मैंने वर्ब का वॉइस का वीडियो अच्छे से 7-8 वीडियो में बना के एलेबोरेटली वॉइस क्या होता है मैंने पोस्ट किया हुआ है पहले का। तुम वॉइस को देख सकते हो मेरे वीडियो से, आराम से तुमको वॉइस समझ में आ जाएगा। वो वॉइस एक्टिव इंटू पैसिव और पैसिव इंटू एक्टिव नहीं है, वॉइस है वेयर एक्टिव वेयर पैसिव। कहां पे एक्टिव यूज होगा, कहां पे वर्ब का फॉर्म पैसिव यूज होगा। जैसे मैंने पार्टिसिपल वाले सेंटेंस में भी कहीं पे पैसिव किया था, कहीं पे एक्टिव किया था, तो वो वॉइस अब देख लीजिएगा। अब आप इन नॉन फाइनाइट वर्ब में एक फैक्टर होता है जो कि एक नॉर्मल कनेक्शन है कि आप वॉइस को कर लेना। अब इनके वर्ब को आप ये सोचो कि अगर ये फाइनाइट फॉर्म नहीं है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि अगर ये फाइनाइट फॉर्म नहीं है और इनका नाम तुम इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल का नाम तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं पढ़ते हो, जबकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन ये होता है कि अंग्रेजी के सारे शब्द अपने फंक्शन के आधार पे किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं। वो चाहे नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, कहीं ना कहीं होगा। तो इसको मिस किया गया है इसी कारण से कि इसको हम किस पार्ट ऑफ स्पीच में डालें, इनका फंक्शन क्या होता है, ये हमने नहीं देखा, और हमने सिर्फ नाम याद कर लिया कि इन्फिनेटिव है, ये जेरंड है, ये पार्टिसिपल है। कहां पे इन्फिनेटिव का हम इस्तेमाल करते हैं वो नहीं देखा, किस पार्ट ऑफ स्पीच में हम इस्तेमाल करते हैं ये नहीं देखा। दैट इज वाई ये कंफ्यूजन है। और उस कंफ्यूजन को ये जो वीडियो का पार्ट है ये तुम्हारा दूर करेगा। तुम्हारा पहला काम ये होता है, अगर इन तीनों को सीखना चाहते हो
कि सेंटेंस में इनको हम यूज कैसे करते हैं। अब आप समझिएगा कि आपका इन्फिनेटिव और जेरंड को वर्बियल नाउन भी कहा जाता है। मतलब वर्ब का वो फॉर्म जो नाउन की तरह काम करे उसको इन्फिनेटिव या जेरंड हम बोल सकते हैं। अब तुम नाउन का फंक्शन समझना कि नाउन उसे बोलते हैं जो कि अपने वाक्य में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो अगर मैं इसको वर्बियल नाउन के तौर पे लूं तो मैं इसको एक एक करके डिस्कस करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर मैं इन्फिनेटिव को बोलूं कि ये वर्बियल नाउन है तो ये किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा। अब इसके एज ए वर्बियल नाउन इन्फिनेटिव वाक्य में या तो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है या किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है या किसी वर्ब के जो कि लिंकिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब है उनके कंप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जेरंड बनता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट याद रखना जेरंड होता है। सो तुम्हारा एज ए वर्बियल नाउन अगर मैं बोलूं तो वो सब्जेक्ट बनेगा, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा और किसी वर्ब का कंप्लीमेंट बनेगा। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं लिखूं टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहां पे इस इज का सब्जेक्ट तुम्हारा टू वॉक है। मैंने एक एग्जाम्पल शुरुआत में सब सीखने वाला आसानी रखते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अगर मैं इसको वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं अगर एक ट्रांजिटिव वर्ब रखूं आई वांट, तो नेक्स्ट वर्ड जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो व्हाट का जवाब देगा। आई वांट टू गो, इसमें जो टू गो है ये वांट के व्हाट का जवाब दे रहा है। आई वांट व्हाट, आई वांट अ पेन, आई वांट टू गो, सब व्हाट का जवाब है। इसीलिए यहां पर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। एंड ही सीम्स टू बी इल, यहां टू बी इस वर्ब का कंप्लीमेंट है, इस वर्ब का कंप्लीमेंट हो गया। क्योंकि आप याद कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का कंसेप्ट आप जरा समझिए, याद रखिएगा, हम लोगों ने डील किया हुआ है। सो एज ए वर्बियल नाउन तुम्हारा इन्फिनेटिव सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट या किसी वर्ब का लिंकिंग वर्ब के स्टेटिव वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में काम करता है। अगर ये इस रूप में काम ना करे तो ये एक एडवर्बियल की तरह यूज किया जाता है। अगर वो, जैसे अगर मैं लिखूं ही इज टू वीक टू वॉक, तो ये जो वर्ड है, समझना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको करना है he is so weak that he cannot walk, वो छोड़ दो। अभी आप इन्फिनेटिव के यूज को समझो। ये एक एडवर्बियल, जिसको कि ग्रामेरियंस प्रेफरेबली एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज, ध्यान देना, मैं उसका मतलब बताता हूं क्यों वो एडवर्बियल की तरह यूज किया जाएगा। अब ये कि जो मैंने एडवर्बियल बोला
कि इन्फिनेटिव यहां पे एडवर्बियल की तरह यूज हुआ है, ये कंफ्यूजन का कारण बनेगा। इसका मतलब ये है, ध्यान देना, कि ना तो ये सब्जेक्ट है यहां पे इन्फिनेटिव, ना ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ना ये किसी वर्ब का कंप्लीमेंट है। ही इज टू वीक, ही इज वीक लिखा हुआ है, और ये टू का मतलब वेरी के सेंस में, जरूरत से ज्यादा के सेंस में है। तो इसका अगर हम पार्सिंग करें कि ये टू वॉक यहां पे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में लगा हुआ है, जैसे अगर मैं लिखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, प्रोनाउन है, टू बी का फॉर्म है, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव आ गया, ही इज वीक तुम्हारा इज का कंप्लीमेंट पार्ट हो गया तुम्हारा। लेकिन अब इसको हम उस मोड में कहां पे रखें? ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, तो इसको कहां रखें? क्योंकि जब आप पार्सिंग करते हो तो आपको पार्सिंग में सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच को नाम देना है, ऐसे नहीं बोल सकते कि वो इन्फिनेटिव है। और इसी एस्पेक्ट को बुक्स में ये नहीं मिलेगा, समझना इसको। इसी एस्पेक्ट को डील करने के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे है। अब जरा आप ध्यान देना कि इन्फिनेटिव का वो पार्ट, इन्फिनेटिव का वो पार्ट जो नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है, उसको आप अगर चेंज करना चाहो तो एक्चुअली वो चेंज कैसे होगा, आप जरा रियलाइज करना। तुम इसको समझो, आज तक तुमने बहुत बार बोला है, ये सेंटेंस तुमने बहुत बार बोला है, आज इसको नए फॉर्म में देखो। ये पूरा का पूरा एक क्लॉज हो गया। आप याद करना, मैंने आपको पार्टिसिपल को कहा था कि वो एडवर्बियल क्लॉज या एडजेक्टिवल क्लॉज की तरह यूज किया जाता है। याद करना, आप ध्यान देना कि हम पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं तो हम पार्टिसिपल, एक्चुअली तुम्हारा इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल का दो पार्ट, पार्टिसिपल तो कंप्लीट और इन्फिनेटिव एक्चुअली एक एडवर्बियल क्लॉज को दूसरे तरीके से लिखने का एक एस्पेक्ट है। तुम अगर उसको चाहो तो इन्फिनेटिव के सेंटेंस को तुम मॉडल्स के साथ यूज करके लिख सकते हो। तुम उसमें मॉडल्स लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट लगाना पड़ेगा। तुम इन्फिनेटिव का वो पार्ट को तुम आराम से एक मॉडल क्लॉज में मॉडल लगा के एक क्लॉज बना सकते हो। और चूंकि ये इस वीक का वो इफेक्ट रिजल्ट बता रहा है, सो कॉज एंड इफेक्ट वाला दोनों एडवर्ब होता था, कॉज वाला पार्ट भी एडवर्ब होता था और इफेक्ट वाला पार्ट भी एडवर्ब होता था। सो आपका ये पूरा का पूरा पार्ट एडवर्बियल क्लॉज हो गया और इसका शॉर्ट फॉर्म यहां पे है। इसी कारण से इसको एडवर्बियल क्लॉज मैंने बोला, समझिए। तो आपका इन्फिनेटिव पार्ट हो गया या तो वो वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, किसी वर्ब का कंप्लीमेंट, और अगर ये नहीं है तो वो एक मॉडल क्लॉज का शॉर्ट सिंथेसाइज्ड फॉर्म है। ये तुम्हारा इन्फिनेटिव है, ठीक है, इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनेटिव का जो वो पूरा का पूरा तीन टाइप होता है, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, उसको कहां यूज करते हैं ये तुमको अभी थोड़ी देर के बाद, काम वही करेगा, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वही काम करेगा, लेकिन उसको कहां कहां यूज करते हैं किस कंडीशन में, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप में होगा। फिलहाल अभी इनके बेसिक्स को क्लियर करो। जेरेंड के साथ क्या है कि जेरेंड
कंप्लीटली वर्बियल नाउन है। जेरंड कंप्लीटली वर्बियल नाउन है। इसको हम किसी एडवर्बियल क्लॉज की तरह इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए ये नाउन की तरह है और इसीलिए इसका इस्तेमाल सेंटेंस में उतना कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करता, उतना कॉम्प्लिकेशन वो नहीं क्रिएट करता। सो इसको हम किसी वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं, चूंकि नाउन है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और किसी प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव नहीं होता है, जेरंड होता है। इसीलिए तुमने सुना है कि प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है अगर वर्ब आता है तो, क्योंकि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे हम जेरंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शायद इसका कारण यह है कि इंफिनिटिव में चूंकि टू ऑलरेडी लगा हुआ था, प्रीपोजिशन के बाद टू लगाना ऑकवर्ड होता, इसीलिए उन्होंने ग्रामरियंस के साथ बनाया कि हम इंफिनिटिव हटाते हैं और हम प्रीपोजिशन के बाद जेरंड लगाते हैं। ठीक है, सो तुम्हारा एक नॉर्मल यूज, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, I enjoy walking, and he is slow at walking. ध्यान देना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वर्ब के व्हाट का जवाब वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी यहां पे इज का सब्जेक्ट। जेरंड का इतना ही काम है। और इसमें तुम्हारा यहां और यहां जब तुम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो तो याद रखना, तुम्हारे पास वर्बियल नाउन दो तरह के हैं, दो है, एक तुम्हारा इंफिनिटिव हो गया और दूसरा तुम्हारा जेरंड हो गया। तो जब सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो तुम यहां पे वॉकिंग की जगह पे टू वॉक भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम इंफिनिटिव लगा लो। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, मैं अब कॉमन एरर, जैसे बच्चे जैसे कॉमन एरर बनाते हैं, तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ ये फिक्स्ड है कि उसके बाद जेरंड आएगा, इंफिनिटिव नहीं आएगा। ज्यादा वर्ब्स नहीं है बट फिक्स्ड है कि उनके बाद जेरंड आएगा। इन वर्ब्स को तुमको याद करना पड़ेगा, और ये जैसे कॉमन एरर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो इन वर्ब्स को ले लेगा, यहां पे इंफिनिटिव डाल देगा और तुम्हें बोलेगा कि एरर चुनो। तो इस पार्ट का अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्रॉपर राइटिंग में, तुम्हें उन वर्ब्स को याद करना पड़ेगा जिनके बाद इंफिनिटिव नहीं आता, एज एन ऑब्जेक्ट जेरंड आता है। एंड प्रीपोजिशन के बाद तो तुम्हारा जेरंड का फॉर्म आता ही आता है। तो ये तुम्हारे जेरंड का एज ए वर्बियल नाउन इस्तेमाल है, इसमें कोई एडवर्बियल का एंगल नहीं है, समझिए। तीसरा पार्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मैं फॉर्म नहीं लिख रहा हूं जेरंड और पार्टिसिपल का, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज में इसके फॉर्म को मैंने बता दिया था। पार्टिसिपल में कुछ वेराइटीज हैं। पार्टिसिपल एक्चुअली एडवर्बियल क्लॉज, हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था। एडजेक्टाइवल क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे मॉडल क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म होता है इंफिनिटिव से,
वैसे ही एडजेक्टिवल और एडवर्बियल क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म बनता है तुम्हारे पार्टिसिपल से। पहला, इस पार्टिसिपल का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म किसी भी नाउन के एडजेक्टिव के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अब तुम अगर ये सोचो कि तुम्हारे पार्टिसिपल और जेरेंड का जो फॉर्म सिमिलर है तो इसके यूसेज में कंफ्यूजन आएगा। इन्फिनिटिव में चूंकि मैंने अभी मॉडल क्लॉज बोला तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन इसके पहले अभी इसके बेसिक्स में एक चीज जानना और जरूरी है कि कैसे, कब हम, जैसे अगर मैं तुमको जेरेंड पार्टिसिपल बोलूं तो अगर V4 है, बीइंग V3 है, यहां हैविंग V3, अभी मैं जो बात कर रहा हूं इसका जेरेंड पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव से मतलब नहीं है, ये उसके फॉर्म से मतलब है, कौन सा फॉर्म कब लगेगा। इसका पैसिव फॉर्म हैविंग बीन V3, मैं उसके एडजेक्टिव की पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वर्ब के फॉर्म की बात कर रहा हूं। टू V1, टू बी V3, to have V3, to have been V3, और एक और जो मैंने कंटिन्यूअस बोला, इसके फॉर्म में से इस फॉर्म को, ये जितना हैव वाला फॉर्म है, इसको परफेक्ट कहा जाता है, इस फॉर्म को प्रेजेंट कहा जाता है और इसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। इनका यूज होने का मतलब ये है कि अच्छा, ये जब यूज होंगे सेंटेंस में तो सिर्फ इनसे तो काम नहीं चलेगा, एक फाइनाइट वर्ब तो लगाना पड़ेगा, फाइनाइट वर्ब तो यूज करना ही पड़ेगा। जरा सोचिएगा कि अगर आप कभी भी इंफिनिटिव लगाते हो तो आई वॉन्ट टू गो, वांट तो लगाना है, लगा ही रहे हो ना, बिना वांट के खाली आई के साथ टू गो तो रखा नहीं जा सकता है। प्लेइंग क्रिकेट ही वॉज हर्ट, तो प्लेइंग क्रिकेट तो आपने पार्टिसिपल लगाया, लेकिन ही वॉज तो आपने इस्तेमाल किया ना। तो इनका ये जो नाम पड़ा है ना, प्रेजेंट, परफेक्ट या कंटिन्यूअस, इनको, इनका नाम दिया गया है इन कंटेक्स्ट ऑफ the time of occurrence of the finite verb। मतलब कि जिस वक्त में तुम्हारा फाइनाइट वर्ब उस सेंटेंस का हुआ, जिस वक्त में तुम्हारा फाइनाइट वर्ब जो हो सेंटेंस में दिया हुआ है वो होगा, उसके कंपैरिजन में, उसके उस टाइम के कंपैरिजन में जब फाइनाइट वर्ब हो रहा है, ये जो बाकी का एक वर्ब है वो कब होगा, वो कब होगा। ध्यान दीजिए, इन्फिनिटिव का ये पार्ट, इन्फिनिटिव का ये पार्ट जैसे देखोगे, he seems to be sleeping, ऐसा लगता है कि वह सो रहा है। जिस वक्त तुमको महसूस हुआ, जिस वक्त तुमको महसूस हुआ, उस वक्त में ही वो सोने का काम
कंटिन्यू कर रहा है। जो तुमको महसूस हो रहा है वो अभी के बारे में महसूस हो रहा है। इस वक्त में काम वो सोने का कंटिन्यू कर रहा है, चल रहा है। अगर इसको तुम अलग अलग दो क्लॉज में तोड़ो तो इसको बोलना पड़ेगा, इट सीम्स दैट ही इज स्लीपिंग। तुम इस सेंटेंस को देखो, तुमको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा लगता है कि वह सो रहा है, इसी वक्त काम का कंटिन्यू होना है। इसीलिए आपने यहां पे कंटिन्यूअस का फॉर्म लगाया। वो कंटिन्यू किस वक्त में है? जिस वक्त तुमको यह महसूस हो रहा है। यू appear to have been beaten। ध्यान दो, यू appear, अगर इसको मैं बोलूं, it appears that you have been beaten। ऐसा लगता है कि तुम पिटाए हो, तुम मार खाए हो। ये काम पिटाने वाला पैसिव में क्यों बना? क्योंकि उसका सब्जेक्ट डूअर नहीं है, बल्कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। पिटाया ये है, इसीलिए पैसिव में बना। और परफेक्ट में क्यों बना? हैव बीन प्लस V3। याद कीजिएगा, टू हैव बीन प्लस V3। क्यों? क्योंकि जिस वक्त मुझे लगा है पिटाने का काम उसके पहले हुआ था, पहले वो पिटाया होगा, तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। इसलिए जब आप परफेक्ट का फॉर्म यूज करोगे तो तुम्हारा जो काम होगा इन्फिनेटिव वाला या पार्टिसिपल वाला, वो उस प्रेजेंट मेन वर्ब का, जो फाइनाइट वर्ब है, उसके पहले हो चुका होगा। और ये जेरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव सब में लागू होगा। ये सब में लागू होगा ये बात कि जो तुम्हारा परफेक्ट का फॉर्म तुम्हारे सेंटेंस में आए हुए फाइनाइट फॉर्म के पहले कंटिन्यूअस का फॉर्म अगर यूज कर सकते हो तो फाइनाइट फॉर्म के साथ, और जो टू भी वन है वो प्रोबेबली उसके बाद फाइनाइट फॉर्म के बाद। मतलब तुम्हारा जैसे आई वॉन्ट टू गो, जाने का काम जो तुम करोगे वो तुम्हारे मन में इच्छा आई, बट ये काम बाद में होगा, आने वाले टाइम में होगा। सो जिसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, उसको तुम खाली फ्यूचर मत रखो, इन्फिनिटी में वो लागू होता है। उसको अभी या अभी के जस्ट बाद के साथ जोड़ लो। ये ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको एज ए टाइम ऑफ अकरेंस के फॉर्म कब कौन सा यूज होगा, इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। फाइनाइट फॉर्म के साथ जस्ट बाद का काम होगा तो तुम अपना ये वाला फॉर्म, या साथ में चले तो ये वाला फॉर्म, ये वाले सारे जगह पे नहीं यूज होता। इसीलिए कंटिन्यूअस को सीम, अपीयर, हैपन, ऐसा वाले दो चार 10 वर्ब हैं जिनके साथ तुम्हारा इन्फिनिटिव का कंटिन्यूअस फॉर्म यूज होता है। तो तुमको बेसिकली इन दोनों पे, ये फाइनाइट फॉर्म वर्ब के फॉर्म के पहले और ये साथ या बाद में, तुम ऐसे ही रखो। ये तो कुछ खास टेक्निकल शब्दों के साथ लगता है, ये टेक्निकल रूल है कि हर जगह तुम टू बी प्लस V4 नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। एक्टिव और पैसिव कब? कि जिस नाउन से वो जुड़ा हुआ है तो वर्ब ही,
वो नाउन उस वर्ब का डूअर है कि ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से एक्टिव या पैसिव चुन लीजिएगा। ठीक है। अब आप ध्यान दो कि जब मैंने कहा कि तुम्हारा एडजेक्टिवल क्लॉज वाला तो पार्ट हम लोग डील कर रहे हैं, वो ज्यादा हम लोगों ने पिछले बार भी डील किया था, और अब जब डिस्कशन होगा तो उसका आराम से हम लोग उसको देख लेंगे कि डिस्कशन वाइज। सो इंफिनिटिव का परफेक्ट फॉर्म, इंफिनिटिव का प्रेजेंट फॉर्म, पार्टिसिपल का परफेक्ट फॉर्म, पार्टिसिपल का, और ये अपने फंक्शन के आधार पे वर्बियल नाउन है, एडवर्बियल क्लॉज है पार्टिसिपल और जेरेंड के लिए, और इंफिनिटिव के लिए भी क्या वो मॉडल क्लॉज का शॉर्ट पार्ट हो सकता है। अब मैं एक सेंटेंस तुमको देता हूं, जरा रियलाइज करना। इनको तुम जब तक अपने दिमाग में नहीं रखोगे तब तक ये समझना कि ये इंफिनिटिव है, ये खाली पहचानना हो गया, तुम उसको कभी यूज अपने से करना मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी आप ध्यान दीजिए, मैंने कोई सेंटेंस अभी सोचा नहीं है आपको लिखने के पहले। अब मैं जब पलटूंगा बोर्ड की तरफ तो मुझे एक सेंटेंस बनाना है जिसमें मेरे को इस थियरी को जो मैंने अभी बताया वो इस्तेमाल करना है। तो ये वाली ईज आने के लिए कि आप भी अपने मन के अनुसार सेंटेंसेस बना सको, इनके कंसेप्ट को समझ लो और कुछ सेंटेंसेस अपने मन से बनाने की कोशिश करो। किताबें आपको यूज करना नहीं सिखाएंगी, किताबें कुछ ऐसे रूल्स बताएंगी कि ये वर्ब हैं, इनके बाद इनका ऑब्जेक्ट V4 फॉर्म में आता है, माइंड के बाद V4 आता है, इंजॉय के बाद V4 आता है, बस वो इतना ही बताएंगे। वो जेरेंड को वर्बियल नाउन के तौर पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए आप हो, सोचो, बनाओ। जैसे देखो, to have been given challenging tasks working in different organizations in various capacities enabled him to tackle this hurdle easily. ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन में इस सेंटेंस का हम लोग पार्सिंग करते हैं। एक परफेक्ट इंफिनिटिव, ठीक, एक ये, अब ये आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूं, और एक ये, ठीक है। अब जरा इस सेंटेंस में तुम्हारे 3 नन फाइनाइट वर्ब्स आए हुए हैं, और इन 3 नन फाइनाइट वर्ब्स में, सॉरी इनेबल्ड था, एक तुम्हारा फाइनाइट वर्ब है यहां पे। अब अगर ये तुम्हारा फाइनाइट वर्ब है V2, तो इसका एक आना चाहिए सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट तुम ध्यान देना कि इन के बाद जो कैपेसिटीज लिखा हुआ है वो इनका ऑब्जेक्ट है, तो ये तुम्हारा कैपेसिटीज इसका सब्जेक्ट नहीं है। इनका अगर तुम पार्सिंग करो तो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। इसको हमें अभी चेक करना है, ये क्या है। गिव का ये ऑब्जेक्ट है,
गिवन व्हाट, चैलेंजिंग टास्क, तो ये भी तुम्हारा नहीं है। तो अब जरा सोचो कि तुम्हारे सब्जेक्ट के रूप में या तो ये है और नहीं तो ये है, और ये क्यों नहीं होगा वो मैं तुमको भी बताता हूं। ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। क्यों ये परफेक्ट में बना, क्यों ये पैसिव में बना, इसका कारण समझो। अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काम कर रही है तो उसको चैलेंजिंग टास्क जब वो बहुत सारे कंपनीज में डिफरेंट कैपेसिटीज में काम कर रहा किया था तो उसको मिले थे पहले, तो उसको पहले मिले थे वो काम टास्क, इसीलिए ये परफेक्ट फॉर्म में बना है। और किसने उसको ये टास्क दिया था वो यहां नहीं है सेंटेंस में, बस खाली एक आदमी है यहां पे जिसको ये टास्क मिला था। तो तुम्हारा यहां पे डूअर नहीं है कि जिसने उसको दिया था, इसलिए ये पैसिव बना। यही मैं बोल रहा हूं कि परफेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब, परफेक्ट का कोई भी फॉर्म मतलब वो काम पहले हुआ है, उसने इसको सक्षम बनाया, पहले हुआ था। तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का, और ये तुम्हारे को वर्बियल नाउन हो गया। क्यों आया है यहां पे आपको परफेक्ट फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में, ये शायद आपको समझ में आया होगा। और वो इसका सब्जेक्ट है, ये भी तुमको समझ में आया होगा। रियलाइज करना, सब्जेक्ट के तौर पे तुम जेरेंड भी लिख सकते हो और इन्फिनिटिव भी लिख सकते हो। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ दोनों लिखा जाता है। तो तुम इसके जगह पे हैविंग बीन गिवन भी लिख सकते हो। हैविंग बीन गिवन भी तुम आराम से लिख सकते हो। हैविंग बीन गिवन चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। वर्किंग क्यों? क्योंकि वर्किंग के साथ, वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन वेरियस कैपेसिटीज, यहां तक ये एक एडवर्बियल क्लॉज है। इसका फुल फॉर्म व्हाइल ही वाज करके आप लिख सकते हो। व्हाइल ही वाज वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन वेरियस कैपेसिटीज, ये एक एडवर्बियल क्लॉज है। और हमने इसको हटाया तो अब ये पार्टिसिपल बनेगा, पार्टिसिपल बनेगा। मैं एक चीज जो अगले वाले वीडियोस में मैं टेकअप करूंगा वो ये कि जब इस V3 और V4 को एडजेक्टिव की तरह छोड़ के अकेला V3 और V4 जब हम पार्टिसिपल की तरह हम इस्तेमाल करेंगे, देखो पार्टिसिपल ये भी है, बट फॉर द टाइम बिंग मैं खाली नाम देने के लिए लिख रहा हूं। जब इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, प्लीज इंतजार कर लीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि द कमेंट मेड अगर ऐसे लिखा जाता है तो हमें बहुत बार समझ में नहीं आता कि क्यों लिखा हुआ है। सो अभी क्योंकि तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि चूंकि वो पहले काम कर चुका था तो हैविंग वर्कड क्यों नहीं, वर्किंग क्यों, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि जैसे उसको चैलेंजिंग टास्क पहले मिला था तो वो काम भी पहले ही किया था। ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में उठ रहा है तो बहुत अच्छा है, आप सोच रहे हो। लेकिन वहां पे हैविंग वर्कड नहीं लगेगा, वर्किंग लगेगा। क्यों लगेगा मैं भी बताऊंगा उसको, ठीक है। सो ये तुम्हारा एडवर्बियल क्लॉज हो गया, ये तुम्हारा वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यहां आया। और टू टैकल दिस टास्क इजिली इनेबल्ड हिम
that he could tackle this task easily. A clause of effect, एक इफेक्ट का क्लॉज, मॉडल वाला, उसको हमने टैकल का ऑब्जेक्ट जैसे यहां पे रखा हुआ था वैसे यहां रख दिया, और दैट ही कुड टैकल को मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया. सो आप रियलाइज करो कि अभी आपको देखो, तुम अगर ये सोच सकते हो तो तुम्हारे न्यूज़पेपर में सेंटेंसेस जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसका एक कंट्रीब्यूशन तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का होता है, और इसके एंगल्स बहुत अलग अलग होते हैं. अभी हम लोगों को इन चीजों का प्रैक्टिस, इन चीजों के और एस्पेक्ट्स का अनरिवीलिंग करना जरूरी पड़ेगा, और वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को और हम लोग डिसाइड करेंगे. आई होप यू माइट हैव एंजॉयड. अपने कमेंट में बताना कि आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि इस पे थोड़ा और डिस्कशन चाहिए, तो आज के डिस्कशन में वो तीनों का बेसिक्स क्लियर हो गया. अब उसको सेंटेंस के थ्रू यूज में हमें क्लियर करना है. थोड़ा बेसिक्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये आप मेरे को जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा. चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू आप सब लोगों को.